ओके, नमस्कार। बहुत ही क्षमा प्रार्थी है कि यूट्यूब की जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उसके अंदर कुछ व्यवधान आ गया जिसके कारण हमें कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन तकनीक है, कुछ-कुछ चीज़ें हमारे बियॉन्ड रीच होती है। हमने एक टेक्निकल हेड इसीलिए बिठाया था ताकि शायद इस तरीके की रुकावट ना आए, पर रुकावट आ रही है वेबिनार्स में। और कोई बात नहीं, पहला प्रयास है, गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में। तो हम गिरे हैं तो उठेंगे भी ज़रूर, इसलिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे जब मेन स्पीकर रहें, उस समय ये बाधा ना आए। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। मैं नहीं जानती कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के आने के कारण ये व्यवधान आया या किसी और वजह से, क्योंकि इतना मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। गूगल डॉक में हमने इसीलिए कम लोगों को रखा है। और ये फिर से हम आपसे जुड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, एक बार पुनः आपसे मैं माफ़ी माँगती हूँ कि हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े, उनके लिए बीच में कुछ रुकावट आ गई थी। लेकिन अब रुकावट के लिए खेल समाप्त हो गया है। और शायद ये तकनीक ने हमें बता दिया कि मनुष्य कितना ही अपने आप को विद्वान समझे, कुछ चीज़ें उसके पहुँच से बाहर होती हैं। तकनीक को हमने भले ही इजाद कर लिया, लेकिन जो हमारे मनोभाव है, जो हमारा नियति है, जो हमारा कर्म है, वह क्या शेप लेगा हम नहीं जानते। इसीलिए अलग-अलग साहित्यकार अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग मनस्थिति के साथ साहित्य को अलग-अलग रंग रूप में चित्रित करते रहे। मनुष्य ने बहुत चिंतन के बाद शायद सबसे पहले कहा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हो, और वसुधैव कुटुम्बकम की एक अवधारणा में लेकर के आया। लेकिन परिवार में 4 बर्तन हो तो खटक ही जाते हैं, भला इतनी बड़ी संस्कृति में तमाम मनुष्यों के मनोभाव एक जैसे कैसे हो सकते हैं। यही साहित्य की वैविध्य धर्मिता का मूल कारण भी रहा। और इसी मूल कारण के साथ साथ आज दुनिया में एक अभूतपूर्व स्थिति सामने आ रही है, वह है पूरी दुनिया के लॉकडाउन होने की स्थिति। हमारी पीढ़ी ही नहीं, हमसे पुरानी पीढ़ी ने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि चलती हुई रेलगाड़ियों के पहिए थम गए हों, आकाश में परिंदों की माफिक उड़ते हुए विमान रुक गए हों, सारा काम धंधा बंद हो गया, जो जहां था वहीं ठहर गया। लेकिन इस ठहरे हुए वक्त को हमें रुके हुए पानी के समान नहीं रखना, क्योंकि जो रुक गया वो सड़ गया। और मनुष्यता जीवंतता का नाम है। ओशो ने कहा था, जीवन उत्सव प्रियता का पर्याय है, और ये उत्सव प्रियता साहित्य में ही परिलक्षित होती है। इस उत्सव प्रियता का आगाज करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुला दास जी को। डॉक्टर मंजुला दास एक परम विद्वान विदुषी महिला, डिलीट है, कवित्री है, साहित्यकार है, और साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जिस पर उन्होंने कलम नहीं चलाई। बीए, एमए प्रथम श्रेणी के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट है। जापान के टोक्यो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में आप 2 वर्ष अध्यापन कर चुकी हैं। 48 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन, आपकी पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली, मैत्री शरण गुप्त पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ देश विदेश के 50 से ज्यादा आपको पुरस्कार मिले। 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी भागीदारी हो चुकी है। तो आइए आज के इस वेबिनार के उद्बोधन के लिए हम सबसे पहले सादर आमंत्रित कर रहे हैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर मंजुला दास जी को। नमस्कार। जो आदरणीय आज के वक्ता, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर, मैं उन सभी का सादर नमस्कार करती हूँ कि इस लॉकडाउन के ज़माने में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं
इससे पता चलता है कि साहित्य के प्रति वास्तव में आपकी कितनी रुचि है और आप कैसे जानना चाहते हैं इस बदलते हुए परिवेश को। कहा जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, साहित्य दुर्लभ को सुलभ करता है। साहित्य संस्कृत करता है, आचार विचार सिखाता है, विवेकपूर्ण रीति से शुभ अशुभ का चयन करना हमें सिखाता है। भारत में तो साहित्य की सुदीर्घ परंपरा विद्यमान रही है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और धीरे धीरे हम हिंदी साहित्य पर आ गए हैं। हिंदी साहित्य में 4 कालों के द्वारा हमने समझने की कोशिश की, बिखरे हुए वातावरण को और किस प्रकार से जीवंत बनाया जाए स्थितियों को। तो इन 4 कालों को आप जानते ही हैं क्या नाम दिए गए। आदिकाल, जिसमें धार्मिक साहित्य भी था, वीर गाथा साहित्य भी था और लौकिक साहित्य भी था। इसके उपरांत भक्ति काल, इसमें 4 धाराएं अजस्र रूप से बह रही थी, चाहे वो सूफी काव्य धारा थी, चाहे संत काव्य धारा थी और राम कृष्ण से प्रेरित काव्य धाराएं थी। रीति काल आया तो परिदृश्य बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि भक्ति की प्रतिक्रियावश रीति सामने आई है, जिसमें काव्य परंपराओं का मंडन तो था ही, लेकिन दरबारी संस्कृति का एक अजस्र रूप हमारे सामने आता है कि कैसे राजाओं को लेकर के, दरबार को लेकर के किस प्रकार की बात की गई है। तदुपरांत आता है आधुनिक काल, जो कि हमें बिल्कुल ही झंझोर डालता है तरह तरह की चीजों से, और विदेशियों को भारत से खदेड़ना इस साहित्य का मूल लक्ष्य रहा। लेकिन किस तरह से उस काल में कि वो पकड़े भी ना जाए साहित्यकार क्या क्या लिख रहे थे। भारतेंदु के एक दोहे से मैं आपको स्मरण दिलवाती हूँ कि आवो सब मिल रोवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। सचेत तो थे, लेकिन ये भी कहते थे कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह तिखवारी। तो कितनी चतुराई से भारतवासियों को वो बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक और राजनीति में परिवर्तन हो रहे थे तो दूसरी ओर साहित्य उसको रेखांकित करता हुआ हमारे समक्ष ला रहा था। ऐसे में साहित्य कितना परिवर्तित होता चला गया है, क्या आज उस साहित्य की उपादेयता है? मैं ये आपसे ही जानना चाहती थी, क्या उस साहित्य की आज उपादेयता है? क्योंकि पढ़ना लिखना तो लोगों का कम होता जा रहा है और मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीजों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि क्या साहित्य आज के युग में उतनी लोकप्रियता पा सकेगा। मेरा अपना विचार ये है कि साहित्य लिखना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुस्तकें जो है ये हमारी मित्र भी हैं, हमारा आधार भी है। शायद नए नए परिवर्तन जो हो रहे हैं विश्व में ये कुछ समय तक साथ देंगे, लेकिन सच्चा मित्र, कहीं आप जा रहे हो यात्रा पर, कहीं आप अकेले बैठे हैं, तो आपके पास एक ऐसा संग्रह है जिसको आप कभी भी खोल करके और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि पुस्तकें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कितना भी परिदृश्य बदल जाए, कितना भी ब्लॉगिंग और इंटरनेट और ये सब शुरू हो जाए, लेकिन पुस्तकों का साथ हमें नहीं छोड़ना है। तो परिदृश्य तो बदल रहे हैं। आज जो कुछ राजनीति में, विश्व में जहाँ जहाँ होता है, तुरंत ही साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगता है। और इन्हीं सब बातों के साथ आपके सामने आज मैं एक कविता भी पढ़ना चाहूंगी कोरोना के ऊपर अपनी, ताकि रचना जी का अनुरोध था कि एक कविता मैं पढ़ दूं इसके ऊपर, तो वो मैं पढ़ते हुए आपसे मैं विराम लूंगी आज और सबका स्वागत भी करती हूँ। तो कविता इस प्रकार है। कोरोना है, कोरोना है, हर जुबां पर बस यही रोना है। शिव का तांडव है या तीसरा नेत्र खुला है, संहार उनके गणों से क्या पृथ्वी का होना है। कोरोना है, कोरोना है, हर जुबां पर बस यही रोना है। अति क्यों करता है कलयुगी मानव, पाप कर्म कर कर के बन गया है दानव। कहते हैं होगा कल के अवतार विष्णु का, परिवर्तित कर जगत को सींचेगा आशानव। कोरोना है, कोरोना है,
हर जुबां पर बस यही रोना है। पाप से भटका मनुष्य पाएगा सुमति, विश्व गुरु महाभारत दे रहा है यह मति। चंडी हुंकार रही असुरों का मिटा मान, कर्म के इस पाठ से विश्व करेगा प्रगति। वो पाठ मैं आपको बता रही हूँ। सादा जीवन, सादा भोजन, शुद्ध विचारों का परिवेश, घर घर में पहुंचाना है अब मानवता का यह संदेश। अंतिम, कोरोना है, कोरोना है, हर जुबां पर बस यही रोना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और अब मैं चाहूंगी कि विद्वान लोगों को मैं सुनूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंजुला जी, साहित्यिक उद्बोधन का आपने जो हमें इस कोरोना के साथ जोड़ दिया, लेकिन फिलहाल हम इसके साथ मुक्त होना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना हमारे आसपास जरूर मंडरा रहा है, पर मनुष्य जिजीविषा का नाम है, जीवंतता का नाम है। और भारतीय संस्कृति में कोई भी समस्या हो, उसका निदान ईश्वरीय वंदना से होता है, उसकी स्तुति से होता है। तो ऐसे में क्यों ना हम सबसे पहले इन भावों को मंगलाचरण के द्वारा पवित्र करें। और इस मंगलाचरण के लिए मैं आज आमंत्रित करूंगी द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय के अंदर सहायक एसोसिएट प्रोफेसर हमारी डॉक्टर मीनाक्षी पांडे को। मीनाक्षी संस्कृत स्कॉलर है और उनका लगभग 10 से ज्यादा संस्कृत के जो स्रोत हैं उनकी एल्बम निकल चुकी है, जिसमें से शंकराचार्य की गंगा लहरी, दुर्गा सप्तशती, सौंदर्य लहरी अत्यंत लोकप्रिय हुई है। रेडियो टीवी की आप अनाउंसर रही हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ जो मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक दुर्लभ श्रेणी का मंगलाचरण है, जिसे श्यामला दंडकम कहते हैं। और इस श्यामला दंडकम को दक्षिण भारत में MS सुब्बालक्ष्मी जी ने गाया और उत्तर भारत में इसकी एकमात्र गायिका डॉक्टर मीनाक्षी पांडे है। तो मीनाक्षी जी, आइए इस वेबिनार का मंगलाचरण आपसे आरंभ करें, तत्पश्चात हम विषय की ओर प्रस्थान करें। सादर आमंत्रित है डॉक्टर मीनाक्षी पांडे। सभी को नमन। प्रेतलम त्रिकुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयाविदं, प्रेतलं त्रिकुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयाविदं, त्रिजन्म पाप संगारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्, प्रेतलं त्रिकुणाकारं जय जननी सुधा समुद्रांत हृजन्मणिद्वीप संगृह् बिल्वाट विमत्य कल्पत्र माकल्प कादम्ब दारवास प्रिये कृत्तिवास प्रिये सर्वलोका प्रिये सादरारब्ध संगीत संभावना अम्रमालोल नीपत्र गापत्र चूली सनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके शेखरीभूत शीतांशु रेखा मयूकावली सुस्निग्ध नीलाल कच्छेणि संधारिके चारु गोरोचना पंक केलीलला विरामे सुरामे रमे प्रल्ल सत्पालिका मौक्ति कच्छेणिका चंद्रिका डलोद्भासि गंडस्थलन्यस्त कस्तूरिका पत्र रेखा समुद्भूत सौरभ्य संभ्रांत भृंगांगन कीत सांद्री भवन मंत्र तंत्री स्वरे सुस्वरे वा स्वरे वल्लकी वादन प्रक्रिया लोल ताली दलाबत्त ताटंक भूषा विशेषान्विते सिद्ध सम्मानिते दिव्य हाला मधुद्वेल हेला चक्षुरांदोलन श्री समाक्षिप्त करणैक नीलोत्पले पूरिताशेष लोका विवांचा फले मुग्ध मंदस्मितोदार वक्त स्फुरत्पूग कर्पूर तांबूल खंडोत्करे ज्ञान मुद्रा करे पद्मभास्वा
करे कुंद पुष्पच्युत स्निग्ध दंतावली निर्मलालोल कल्लोल सम्मेलन स्मेर शोणाधरे चारुवीणाधरे पक्व बिंबाधरे हे जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमः देवी तुभ्यं नमः। बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। ना पीछे वाद्य यंत्र थे, ना हमारे पास कोई झांझ पखावज, लेकिन आपने अपनी स्वर लहरी से हमें जिस प्रकार इस भक्ति भाव से जोड़ा, हम उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप हमारे बीच आई, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और अब हम बढ़ते हैं डॉक्टर कमला कौशिक की ओर। डॉक्टर कमला कौशिक सत्यवती महाविद्यालय के हिंदी विभाग की वर्तमान में प्रभारी हैं और ये संगोष्ठी आयोजित करने में उनका जो मन था, उस मन ने हमें बहुत संबल दिया। आप भी कोकिल कंठी हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर कमला कौशिक जी को हिमाचल प्रदेश की कोकिला के रूप में जाना जाता है। आप शास्त्रीय संगीत के अंदर बहुत रुचि ही नहीं रखती, शास्त्रीय संगीत की गायिका भी है, लेकिन साथ ही साथ भाषा विज्ञान जैसे विषय पर डॉक्टर कमला कौशिक ने 20 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन किया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन संपदा और सांस्कृतिक अस्मिता इनकी हाल ही में प्रकाशित वह पुस्तक है जिसने हिमाचल प्रदेश में धूम मचाई है। और हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों के ऊपर आपने एल्बम भी निकाली है, जिसके गीत आपने लिखे, संगीत आपने बनाया और स्वर भी आपका था, जिसका नाम है सैला चादरू। और हिमाचल की वादियों के साथ साथ गढ़वाल और कुमायूं में भी आपने अपनी पहचान अपने संगीत के द्वारा, स्वर के द्वारा बनाई। कुमाऊनी फिल्म संकल्प में आपने संगीत दिया, तो गढ़वाली फिल्म सौह में भी आपने म्यूजिक दिया है। तो साहित्य और संगीत का ऐसा मणिकांचन योग डॉक्टर कमला कौशिक में दिखाई पड़ता है। और आज के विषय प्रवेश के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि संगीत की दुनिया हमने मीनाक्षी के साथ जी, तो क्यों ना साहित्य की दुनिया कमला जी के साथ में। सादर आमंत्रित है डॉक्टर कमला कौशिक। कमला दी, आप अपना माइक खोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की जो ये चर्चा है वो साहित्य के बदलते परिप्रेक्ष्य के विषय में है। जब हम किसी भी साहित्य के या किसी भी चीज के बदलते परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम समय के साथ चलते हैं। और समय के साथ चलने का अर्थ ये है कि हम प्राचीन समय में कैसा था और उसके साथ साथ चलते चलते धीरे धीरे आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इस विषय पर आज हमें चर्चा करनी है। और जब हम प्राचीन काल के समय में देखते हैं कि जो साहित्य रचा गया उस समय, उसमें ज्यादातर वेद, पुराण, शास्त्र, बौद्ध दर्शन, धर्म, जैन धर्म ग्रंथ और अन्य प्रकार के जो धार्मिक साहित्य लिखा गया, वो सब का सब उस पुरुषार्थ में आता है जो कि जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जितना भी धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत हम धर्म के पुरुषार्थ के अंतर्गत उसको रखते हैं, क्योंकि साहित्य हमेशा इन्हीं पुरुषार्थों के चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए जो सहितस्य भावः साहित्यम, ये जो सहित भाव है, ये सहित भाव इन चारों पुरुषार्थों के साथ सदैव चलता रहता है। दूसरा पुरुषार्थ जो है वो है अर्थ का, अर्थात धन का। आज हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो हम सीधा प्रकाशक के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई कितना पैसा मिलेगा, इसका कितनी रॉयल्टी मिलेगी, यही सब हम सोचकर साहित्य की रचना करते हैं, किताबें लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि अर्थ को सामने रखकर साहित्य नहीं लिखा जाता था, वो तब भी लिखा जाता था। और
उस समय क्या होता था, जो भी हमारा दरबारी साहित्य है, सबका सब दरबारी साहित्य अर्थोपार्जन के निमित्त ही लिखा गया। तो वो भी उस अर्थ वाले जो पुरुषार्थ है उसके साथ वो जुड़ जाता है। और तीसरा पुरुषार्थ हमारा है काम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, तो तीसरा काम का है। तो जो काम का पुरुषार्थ है, यूं तो काम सूत्र जैसे ग्रंथों द्वारा सीधे ही इसी पुरुषार्थ से संबंधित साहित्य लिखा गया, परंतु जीवन के जो इच्छाएं हैं उसको उसकी पूर्ति के लिए रीतिकाल में राधा कृष्ण की ओट में जो साहित्य लिखा गया वो सारा का सारा इसी पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। भाई मोक्ष की इच्छा से लिखा गया साहित्य, जिसमें कि मानव मुक्ति या जीवन के दुखों से मुक्ति के मार्ग का, या जीव, आत्मा, परमात्मा, माया, ईश्वर, जगत इत्यादि इन विषयों पर जब चर्चा हो जिस साहित्य में, उस साहित्य को हम मोक्ष से संबंधित साहित्य कह सकते हैं, जिसमें जगत के कल्याण की भावना रहती है। संत साहित्य कदाचित इसी प्रकार का साहित्य है। साहित्य कोई भी हो, किसी समय का हो अथवा किसी भी भूखंड का ही क्यों ना हो, उस पर समाज का प्रभाव निश्चय ही पड़ता है। तभी साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। मानव अपने विचारों, भावों, वेदनाओं, संवेदनाओं को कागज पर उकेरता रहता है। कभी महाकाव्य, कभी खंड काव्य, गीत, दोहे, चौपाई, उपन्यास, कहानी, नाटक या अन्य किसी विधा के माध्यम से लेखक कलमबद्ध होकर समाज तक पहुंचते हैं। साहित्यकार एक भूमि है तो उसके उद्गार नीले आकाश के समान अनंत विविधाओं के कोश हैं। समय के आंधी तूफान, प्रसन्नता अप्रसन्नता, सर्दी गर्मी, आपदाएं विपदाएं, बीमारियां महामारियां मानव मन को झकझोर देती हैं। तब साहित्य में नव प्रस्फुटन होता है, नव सृजन होता है। समाज में घटित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होकर कोई कलमकार साहित्य का सृजन करता है। साहित्य नित्य प्रति बदलता रहता है, क्योंकि साहित्य जीवंत है, जीवंत लोगों द्वारा लिखा जाता है। यही बदलाव उसके उत्तरोत्तर विकास का भी परिचायक है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि आदिकाल और आधुनिक काल तक पहुंचते पहुंचते साहित्य में अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन हुए हैं। आदिकालीन साहित्य और आधुनिक काल के साहित्य में पर्याप्त अंतर है। यदि नाटक की विधा को एक क्षण के लिए छोड़ दें, क्योंकि नाटक वस्तुतः खेलने की चीज है, मंच की चीज है, यदि हम नाटक को एक तरफ रखते हैं तो दूसरा जो साहित्य है उसका संबंध लेखन और पठन से है। लेखन और पठन का संबंध भाषा से है। साहित्यकार स्वयं को भाषा के माध्यम से साकार करता है। अतः भाषा साहित्य की अभिव्यक्ति का मूल आधार है। भाषा के 4 पड़ाव हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। प्राचीन काल के भाषाविदों के अनुसार इन 4 रूपों के क्रमिक विकास से विकसित होकर भाषा जिस रूप में आज हमारे सामने है, ये उसी का ही रूप है, इसी का क्रमिक विकास है। तो साहित्य को भाषा के माध्यम से ही पाठकों या श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए साहित्य और भाषा दोनों साथ साथ चलते हुए परिवर्तित, परिवर्धित एवं परिमार्जित होते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे बीच में 2 कलम के सिपाही हैं, उनको हम सुनना चाहेंगे और उनको सुनते हुए आइए हम करते हैं साहित्य श्रवण, साहित्य वंदन, साहित्य पूजन, साहित्य दर्शन तथा साहित्य स्नान। और स्नान भी ऐसा कि साहित्य सरिता में डूब जाएं और डूबें भी ऐसे कि जो डूबे सो उतरे पार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमला कौशिक जी। मैं YouTube की लाइव स्ट्रीम के साथ जो हमारे असंख्य दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बीच में तकनीकी व्यवधान के कारण एक ब्रेक आ गया था।
लेकिन अब हम उस ब्रेक से बाहर निकल चुके हैं और आपने देखा कि साहित्य के बदलते परिप्रेक्ष्य पर कितनी सुंदर तरीके से विषय प्रवेश अभी डॉक्टर कमला कौशिक जी ने किया। बंधुओं, सखियों, मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, साहित्य केवल एक भाषा का पर्याय नहीं होता। हम केवल हिंदी को ही साहित्य से नहीं जोड़ करके देख सकते। हमारा इतिहास, हमारी राजनीति, हमारा अर्थशास्त्र, इनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वह साहित्य है। प्राचीन भारतीय साहित्य दरअसल किसी सीमित विषय को लेकर के नहीं रचा गया। आप ऋग्वेद, जो दुनिया के आदि ग्रंथ है, अगर उसी का पठन करें तो आपको उसी ग्रंथ के अंदर जीवन के विविध विषय और पक्षों का विवेचन आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक ऐसे ही वैविध्यधर्मी साहित्यिक परिप्रेक्ष्य के लिए हम जिस वक्ता को आज आपके सामने लेकर के आए हैं, उन्हें सुनने के लिए आपके साथ साथ मैं भी बेहद ललायित हूँ। हम सब जीवन में बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं और इसे ईश्वरीय अनुकंपा ही कहना चाहिए कि जब कोई ऐसा विद्वान मिले जो सहजता से उपलब्ध हो जाए और जिसके विद्वत होने का एहसास वो कभी अपने छोटों का ना कराए, बल्कि घर के किसी बड़े मुखिया के समान अपने स्नेह का वर्षण करे। हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राधेश्याम शुक्ल जी, जो अमरकंटक विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, आज हमारे बीच उपस्थित है। आपका परिचय बहुत विशाल है, लेकिन मैं संक्षेप में बता दूं कि आपने यद्यपि अपना आरंभिक शिक्षा बीएससी के रूप में ली, यानी विज्ञान विषय से आपने अपनी ग्रेजुएशन की, पर आगे चलकर अपनी रुचि के अनुरूप आपने एमए इतिहास में की, क्योंकि जो भारत को जानना चाहता है उसे इतिहास को जरूर झांकना होगा। और इतिहास की यही रुचि आपको पीएचडी के तरफ भी ले गई और आपने भारत के जो महाजनपद थे उनके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अध्ययन पर पीएचडी की, लेकिन साथ ही साथ साहित्यिक रुचि के कारण एमए हिंदी भी की। लेकिन हम कौन थे, हम कौन हैं, हम क्या होंगे अभी, अगर राष्ट्र कवि के स्वर में हम ये जानना चाहें तो अपनी इस पहचान को खंगालने का प्रयास जो करता है वह वर्तमान में पत्रकार कहलाता है। इसलिए आपने अध्ययन की दुनिया से निकलकर जब जीवन की दुनिया में पदार्पण किया तो पत्रकारिता की कलम को थाम लिया। सबसे पहले 1970 में आपने फैजाबाद के दैनिक जनमोर्चा से अपनी पत्रकारिता का आरंभ किया और आगे चलकर नए लोक पत्र का संपादन किया। अमर उजाला मेरठ में आप सहायक संपादक के पद को सुशोभित कर रहे थे और वहीं से फिर आप हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र स्वतंत्र वार्ता के प्रथम संपादक भी बने। आपके संपादन में इस पत्र को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि आगे चलकर इसे विशाखापट्टनम और निजामाबाद से भी निकाला जाने लगा। लेकिन अपने मन की, अपनी दृष्टि के अनुरूप भी जगत को देने की चाह आपके भीतर इतनी बलवती थी कि आपने भास्वर भारत के रूप में पत्रिका का प्रकाशन किया और जब समाज को कलम से दान दिया तो इस कलम के सिपाहियों को तैयार करने के लिए अमरकंटक विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में आज आप अध्यापन के कार्य से भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे विद्वान प्रोफेसर राधेश्याम शुक्ल जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, जो प्राचीन भारतीय साहित्य का स्वरूप क्या था और कैसे कैसे वह साहित्य परिवर्तित होता रहा, इस पर आम आदमी की दृष्टि से, आम साहित्यकार की दृष्टि से, आम श्रोता के लिए एक विद्वान आख्यान के साथ हमारे बीच सादर उपस्थित हो रहे हैं प्रोफेसर राधेश्याम शुक्ल जी। प्रणाम। नमस्कार जी। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल स्पष्टता के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके महाविद्यालय, सत्यवती महाविद्यालय और दिल्ली हिंदी
साहित्य सम्मेलन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के लॉकडाउन के समय इस वेबिनार का आयोजन किया। और विशेष रूप से आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े समूह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर दिया। मैं आपके महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुला दास जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह के आयोजन का संकल्प किया और आपने उसे चरितार्थ किया। मीनाक्षी पांडे जी ने, आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी जी, आवाज पहुंच रही है जी हाँ जी, कुछ अच्छा ठीक। उन्होंने जिस तरह का मंगलाचरण प्रस्तुत किया वो बहुत ही प्रेरक था हम जैसे लोगों के लिए, और निश्चय ही इस तरह के आयोजन किया, इस तरह का मंगलाचरण उसके बहुत अच्छी शुरुआत के संकेत देता है। कमला कौशिक जी ने विषय प्रवर्तन किया। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस आयोजन में जो विद्वान शामिल हो रहे हैं, रचना जी, सबकी आवाज बंद हो गई है। आशीष जी, राधे श्याम जी का माइक ऑफ हो गया होगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही किसी की। जी, आवाज आ रही? राधे श्याम सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं आई। हेलो, अभी उन्होंने ऑन कर लिया है, अब तो आ रही है। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही? हाँ अब आई, अब आई। हेलो, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, आ रही है आवाज, आप बोलिए। टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए हेलो। लगता है हम दूरदर्शन के दौर में पुनः पहुंच गए, जो बार बार रुकावट उपस्थित हो रही है। रुकावट के लिए खेद है। अब सबको बात है। भाई साहब आप बोलिए। हेलो, हाँ
अभी बहुत सारे चीजें नई प्रक्रिया में है, सीखने में दिक्कत आ रही है सभी लोगों को। कोई बात नहीं, राधेश्याम जी का म्यूट हो गया था माइक और वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। यस, मैंने उन्हें रिज्वाइन करा दिया, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आ रहे हैं नहीं, उन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया। नहीं, उनको अभी अब आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ गए। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप शुरू। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं और औपचारिकताओं को छोड़ करके अपनी बात पर आता हूँ। जी, पहली बात तो ये कि भारत का जो प्राचीन साहित्य है वो रिलीजियस साहित्य नहीं है, वो रिलीजियस लिटरेचर नहीं है या रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है। जी, आप कविता की बात कर रही हैं, जीवन की बात कर रही हैं, तो ये जो हमारा वैदिक साहित्य कह रहे थे, वेद है, वो सारा जीवन का साहित्य है और कविता के माध्यम से है, साहित्यिक माध्यम से है। लेकिन उसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, चर्चा की गई कि जीवन के जो लक्ष्य हैं उसी को प्राप्त करने के लिए इसे साधन बनाया गया। आप जानते हैं कि काव्य संप्रेषणीयता के लिए उपयोग में लाया जाता है, वह एक माध्यम है। हम उसको किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं, इसके आधार पर उसकी उपयोगिता होती है। वेदों को अगर आप पढ़ें तो आप लोग पढ़ते ही हैं और आप जानते हैं कि उसमें तरह तरह के विषय हैं, स्तुतियां भी हैं, जीवन के अन्य पक्ष भी हैं, दर्शन भी है और लौकिक जगत की जो बातें हैं, हमें धन चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, हमें शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, इस तरह की बातें भी हैं, इस तरह की प्रार्थनाएं भी हैं। अभी चर्चा हुई जिसमें कहा गया कि हमें जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, हमारे जीवन के जो 4 उद्देश्य हैं, जो पुरुषार्थ हैं, उनको प्राप्त करने के लिए साहित्य का सृजन किया गया। मनुष्य को धर्मानुकूल आचरण के लिए प्रेरित करने के लिए साहित्य का सृजन किया गया। भारतीय साहित्य का मूल उद्देश्य सदैव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए रहा है। अभी थोड़ा सा हो सकता है लोगों में ऐसा भ्रम हो जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, धर्म का मतलब पूजा पाठ, कर्म का मतलब कुछ पद प्राप्त करना, अर्थ प्राप्त करना, काम का मतलब सिर्फ ये है कि जीवन में केवल एक कामों को भोग, ऐसा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जब पुरुषार्थ की बात होती है तो जीवन में 4 ऐसी चीजें हैं जिससे कि जीवन आनंद की तरफ आगे बढ़ पाता है। जीवन का लक्ष्य अगर आह्लाद है, जीवन का अगर आनंद है, तो उस आनंद के लिए हमें चाहिए आर्थिक साधन, हमें चाहिए पद है, वो भी अर्थ है। तो राजनीति भी एक अर्थ का साधन है। जिन पद पर पहुंचते हैं वो भी हम अर्थ का साधन है। जो हम अर्थोपार्जन करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, वो भी अर्थ है। लेकिन इस प्राप्त करने के लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, वो धर्म है। धर्म माने रिलीजन नहीं। भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ है आपका आचरण। आचरण भी उस तरह का जिससे कि आप दूसरों के साथ कैसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, वो आपके परिवार के अंतर्गत हो, समाज में हो, राजनीति के साथ हो, राजतंत्र के साथ हो या लोकतंत्र के साथ हो। तो धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म को अर्जित करना आवश्यक इसलिए है कि वह आपके जीवन को नियंत्रित करता है। अर्थ सबको चाहिए, लेकिन वो धर्मानुकूल जो अर्थ अर्जित करते हैं वही आपके जीवन को सुख दे सकता है। चोरी, डकैती, लूट, इनके द्वारा भी धन अर्जित किया जा सकता है। धोखा दे करके, छल से भी पद प्राप्त किया जा सकता है, सत्ता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसी सत्ता, ऐसा अर्थोपार्जन आपको सुख या आनंद नहीं दे सकता। तो धर्मानुकूल आपका आचरण होना चाहिए और उस तरह से आप जब अर्थ की प्राप्ति करते हैं तो वह आपके लिए सुख का साधन बनती है। कामनाएं, हर व्यक्ति की कामनाएं होती हैं।
तरह तरह की कामनाएं रहती हैं, शारीरिक सुख भी है, मानसिक सुख भी है, वैभव की प्राप्ति है, वर्चस्व की प्राप्ति है, लेकिन इस सब के लिए भी धर्म का आश्रय अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि धर्म से नियंत्रित नहीं है। अगर अधर्म से संचालित है तो आपका वह काम जो है आपको आनंद नहीं दे सकेगा, वह आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा। मोक्ष पहले पुरुषार्थ में संभवतः शामिल नहीं था, लेकिन मृत्यु एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है। उस मृत्यु से या मृत्यु के कष्ट से मुक्त होने का कुछ उपाय किया गया, वो उपाय मोक्ष के साधन बने। जी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो वेद है, वेद के साथ आप उपनिषदों को भी जानते हैं, वेद के ही भाग है। हमारे यहाँ एक ये बात जरूर हो गई है कि आजकल उपनिषदों को ही वेद मान लिया गया और वेद के बड़े हिस्से को किनारे कर दिया गया, कर्म कांड और ज्ञान कांड में बांट दिया गया। उसका कालक्रम भी इस तरह से कर दिया गया कि पहले मंत्र भाग है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। ऐसा नहीं है, ये सब साथ साथ चलते हुए चिंतन की धाराएं हैं। आप भाषा के आधार पर उनका जब हम काल विभाजन करते हैं तब इस तरह के भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं। ऋग्वेद को उसके उसी प्रारंभिक रूप में संरक्षित किया गया। आप जानते हैं उसके पद पाठ, घन पाठ, जटा पाठ इत्यादि के द्वारा उसके सारे शब्दों वर्णों के क्रम को भी निश्चित करके रखा गया, इसलिए वो अपने प्राचीन रूप में आज भी विद्यमान है। जबकि अन्य अंग जो है वो समय के हिसाब से उनके भाषा में भी थोड़ा बदलाव आता रहा, उनके अभिव्यक्ति भी बदलती रही, और इसलिए उसको जिस काल में वो संपादित हुए, जिस काल में उसकी रचना सुरक्षित की गई, उसके आधार पर उसका काल निर्धारण होने लगा, क्योंकि भाषा के आधार पर काल निर्धारण की प्रवृत्ति अपने यहाँ रही है। तो एक जो सबसे बड़ी आज की विसंगति है साहित्य की, जो उस काल से ही चली आ रही है, वैदिक काल से कह लीजिए तब से चली आ रही है, वह यह कि हमारे पास लौकिक जगत और पारलौकिक जगत की साधना एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गई। उपनिषद का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि वहां पर विद्या को भी दो भागों में विभाजित किया गया, परा विद्या और अपरा विद्या। प्रत्येक उपनिषद में लगभग इसकी चर्चा हुई है कहीं न कहीं, लेकिन परा विद्या और अपरा विद्या परस्पर विरोधी हो गई। अपरा विद्या संसार के जितने कार्य व्यापार हैं, आपका गणित है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, जो कुछ भी आप विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, ये सब अपरा विद्या है। परा विद्या वह ज्ञान है जिससे कि हम ब्रह्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानते हैं, उसे परा विद्या कहा गया। और परा विद्या ये हो गया कि जब तक अपरा विद्या को ठोकर मार के दूर न कर दें, तब तक परा विद्या का प्रथम चरण भी आगे नहीं बढ़ता। उपनिषद के वो हिस्से आपको मृत्यु के कष्ट से मुक्त कराने के लिए थे, मुमुक्षुओं के लिए थे, सन्यासियों के लिए थे, लेकिन वह विविध कारणों से हमारे सामान्य पठन पाठन के बीच में वो भी आ गया। ये हमें ऐसे भ्रम की स्थिति में पैदा कर देता है, डाल देता है कि हम तय नहीं कर पाते कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। परलोक साधना ही जीवन का लक्ष्य है या जीवन का लक्ष्य कुछ और भी है। जीवन के सांसारिक लक्ष्य जो आप धर्म, अर्थ, काम, इनकी सिद्धि के बाद ही मोक्ष की साधना शुरू होती है। और उपनिषदों का जो तत्व ज्ञान है वो मुमुक्षुओं के लिए है, सामान्य जनों के लिए नहीं। जो गृहस्थ आश्रम में है, जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वह ज्ञान कांड जो आपके परा विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपरा विद्या छेद करता है, वह सामान्य जनों के लिए नहीं है। एक चीज और विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारा भारत का जो प्राचीन साहित्य है उसे जरूर कहते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य, लेकिन प्राचीन भारतीय साहित्य वास्तव में विश्व साहित्य, क्योंकि तब जो हमारा सिविलाइज्ड वर्ल्ड है या कहिए कि सभ्य संसार है, उसकी सीमा बहुत छोटी थी, आज की जितनी नहीं थी।
अमेरिका का तो पता ही नहीं था, बहुत अभी कुछ 100 साल पहले ही पता चला। अफ्रीका भी एक डॉग कॉन्टिनेंट था, यूरोप भी बारबेरियंस का इलाका था। तो हमारा एक सिविलाइज्ड क्रिश्चियन था जो मिस्र से लेकर के चाइना तक। आप जानते हैं कि भारत में एक कल्पना ऐसी रही है चक्रवर्ती सम्राटों की, जो पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक, यहाँ पश्चिमी समुद्र फारसी खाड़ी तक हुआ करता था। आपको यह भी पता है कि संस्कृत के जो सबसे पुराना अभिलेख कह लीजिए वो उत्तरी सीरिया या कास्पियन सी के नीचे वाले इलाकों में बोगजकुई में मिले। लिपि अलग है लेकिन है वो ऋग्वेद अंश। आप बोगजकुई के अभिलेख की बात कभी पढ़े होंगे, कास्पियन सी के नीचे के इलाके में वही मित्र बरुण आदि की चर्चा है। आप अवेस्ता को देखें तो ऐसा लगता है कि जिससे वो ऋग्वेद भाषांतरण किया गया है जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो भारतीय साहित्य है ये विश्व साहित्य के रूप में प्रारंभ हुआ, इसीलिए उसमें कोई क्षेत्रीयता नहीं है, ना उसमें कोई नस्ली सीमा है, ना कोई उसकी क्षेत्रीय सीमा है, उसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई जातीय सीमा नहीं है। वो मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि सभ्य संसार जहां तक सीमित था वो भारत का एक तरह का सांस्कृतिक क्षेत्र था। दक्षिण पूर्व एशिया जो आप कहते हैं वहां से लेकर के और मध्य एशिया कह लीजिए वहां से, और ये आपके अरब जगत जहां पर है, या पश्चिमी एशिया का या सीरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ तक संस्कृत का भारतीय संस्कृति आज कह लीजिए उसका साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन बाद में, मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे क्योंकि यह आमतौर से आज के समय में अगर हम अन्य धर्मों की या उनके द्वारा किए गए अत्याचारवाद की चर्चा करते हैं तो हमारी सांप्रदायिकता के मूल्यों को ठेस पहुंचने लगती है। लेकिन सच्चाई है कि उस संस्कृति को, ये जो सेमेटिक रिलीजन है, खासतौर से ईसाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उन्होंने उसको सिकोड़ दिया, उन्होंने उसको विनष्ट किया और आज भारत की सीमा है, इस सीमा में ही यह सारे मूल्य, ये सारे ग्रंथ या उन ग्रंथों का सम्मान सुरक्षित रह गया है। और वह सम्मान आज अपने देश में भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आज उसको चुनौती देने वाले, उसकी निंदा करने वाले, उसके विरोध में खड़े होने वाले बहुत संख्यक लोग इस देश में ही विद्यमान है। तो आज ये जो सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान की बात होती है, जो मूल्यों की पहचान होती है, वह अब देश की सीमा से भी परिभाषित नहीं हो सकता। वह सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में, अनुपालन में जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ ही उसकी परिभाषा की जा सकती है। तो प्रथम तो ये बात है कि भारत के साहित्य को, प्राचीन साहित्य को खासतौर से जो वेद और उपनिषद से जुड़ा हुआ है, उसका उद्देश्य मनुष्य मात्र के कल्याण, मनुष्य मात्र के आनंद के लिए थी। जीवन आनंदमय हो, जीवन आनंदमय तब होगा जब हम नियमों और आचरणों पर विश्वास रखेंगे, उसके अनुकूल चलेंगे। कहते हैं धर्मो धारयते प्रजा, जब कहते हैं धर्मो धारयते प्रजा तो उसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ से नियमों के पालन से सम्मानित रहेगा। तो नियम टूटेंगे हिंसा फैलेगी और विनाश होगा। तो धर्मो रक्षक रक्षिता जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो समाज के नियम है, चाहे संविधान के नियम है, चाहे पारंपरिक सामाजिक नैतिक नियम है, उनका संरक्षण करेंगे तो हम भी संरक्षित होंगे, उसका अनुपालन करेंगे तो हम भी वैभव, शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। यह संदेश जो विश्वव्यापी था या पूरी मनुष्यता को ध्यान में रख करके दिया गया था, वो कहीं बीच में बाधित हुआ। और फिर यह डर लगता है बातें कहते हुए, हमारे देश में उपनिषदों की ही उपज है बौद्ध धर्म जिसे आज कहते हैं। भगवान बुद्ध ने एस धम्मो सनातनो, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं स्थापित किया। हाँ, उन्होंने धर्म के स्वरूप को जरूर अलग ढंग से स्थापित किया, उन्होंने उसे संघबद्ध किया। उसके पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा रिलीजियस स्कूल नहीं था जो मठ केंद्रित हो, लेकिन एक मठवाद की शुरुआत वहां से हुई जो आज तक पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। मैं इसके सिद्धांतों के लिए न समय उपनिषद काल से चली आ रही है और वही जीवन में मोक्ष की बात जो होती है, मोक्ष की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से होने लगी कि जीवन में माना गया। हमारे यहाँ की कुछ ऐसी आधारभूत स्थापनाएं रही हैं
जैसे कर्मवाद का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, परमात्मा का सिद्धांत है। तो ये जो पुनर्सिद्धांत है इसको सबसे बड़ा कष्ट माना गया है। आज भी कहते हैं संसार सागर से पार होना। पार होने का मतलब क्या है? संसार से जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसके लिए तमाम सारे स्कूल ऐसे बने जो जीवन और मरण से मुक्त दिलाने का मार्ग दिखाने का दावा करते थे। उस दावे के अंतर्गत ये था कि अगर हम इन कर्मों से छुटकारा पा जाएं, हम कर्म छोड़ दें, पूर्व जन्मकृत कर्मों का विनाश कर दें, इस जन्म में कोई कर्म न करें, तो हमारा हमारा परलोक सुनिश्चित हो जाएगा और हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, न मृत्यु आएगी, न रोग आएगा, न कुछ आएगा। लेकिन यह जीवन का सत्य नहीं है, यह केवल कल्पना है। और यह अवधारणा सारे रिलीजन का बेस है। भारतीय धर्म रिलीजन नहीं था, यहाँ रिलीजन थे। आप सभी लोग जानते हैं कि जनक के दरबार की बात छोड़ दें तो राज दरबारों में भी, चाहे इक्ष्वाकु वंशियों का हो चाहे चंद्रवंशियों का हो, दरबार में कभी आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं होती थी। वहां लोक धर्म की चर्चा होती थी, न्याय की चर्चा होती थी, सदाचार की चर्चा होती थी। लेकिन ये आत्मा परमात्मा इसकी चर्चा दरबार में नहीं हुआ करती थी। शायद पहली बार ऐसा हुआ जनक के दरबार में जहां परमात्मा की चर्चा होती थी। लेकिन वह राजकीय सीमाओं में शायद ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। लेकिन बुद्ध ने या बुद्ध के अनुयायियों ने इसको एक राज्याश्रित धर्म के रूप में बदलने, क्योंकि वो पर जब उनका मठ बन गया और वो भिक्षा और दान पर आधारित एक समूह पलने लगा, तो वहां से विकृतियां शुरू हुई। आपको पता है, आज तो देखिए आज भी इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। आप अशोक के उसके बाद के युग की बात सोचें, पतंजलि के युग की बात सोचें। पतंजलि के महाभाष्य में अनद्यतन भूत के उदाहरण के रूप में आया है। यौनद यौना साकेतम अरुणद यौना मांत्रिकाम। यौनों ने मध्य थे इसको रौंद डाला है, साकेत को रौंद डाला है। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? आपको पता है, मिलिंद पंगो एक ग्रंथ है। मेनेंडर यूनानी राजा था जिसको यहाँ के बौद्ध महंतों ने भारत में इनवाइट किया। यह सारा इतिहास आपको पता है, सभी लोगों को लगभग पता है। लेकिन उसे हम अपने सामाजिक समरसता के लिए या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उसको आमतौर से पीछे डालते रहते हैं। यहाँ पर दर्शन के स्तर पर उसका नहीं कोई नहीं। लेकिन जब राज्याश्रय था, आप जानते हैं भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। पतन क्यों हुआ? पतन इसलिए हुआ कि पाल राजाओं का जब समाप्त उनका पतन हुआ तो उसके साथ ही राज्याश्रय खत्म हो गया। राज्याश्रय खत्म हो गया तो उसका पतन हुआ। बाकी जो बचा था बाहरी आक्रांताओं ने उनके केंद्रों को नष्ट किया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए गए। और फिर अंग्रेज शासन जब यहाँ आया तो उन्होंने भारतीय खासतौर से हिंदू सबके टारगेट बने थे। उनको कमजोर करने के लिए उनके समानांतर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जो यहाँ के वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, उसको नष्ट करे, उसको कमजोर करे। मुझे क्षमा करेंगे, हमारे उपनिषदों की जो धारणा थी जिसमें हम ब्रह्म और वो भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, वहां पे मध्यकाल में सात मध्यकालीन के तो शिक्षा सभी लोग देते रहते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। संतों ने राम राम जप तो किया, लेकिन उस निराकार राम की बात जब की गई, आप राम को ले लें और उसमें से राम दशरथ पुत्र राम है, राम के चरित्र को, उनके जीवन को निकाल दें, हटा दें, तो वह राम शब्द तो निरर्थक रह गया। और फिर उसके आधार पर आप कहेंगे कि एक धर्म समभाव की स्थापना कोशिश ये की गई कि उसमें भी तो है, एक निराकार ब्रह्म की उपासना की बात है, इस्लाम में भी है और दूसरे में भी है, तो सब एक ही तो है। जब ये सब एक ही हो गया तो उसके साथ उससे कमजोर कौन हुआ? दूसरे मता में कमजोर नहीं हुए, वो अपनी जगह दृढ़ रहे। सबसे अधिक कमजोर किया गया और ये जानबूझ के किया गया और देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी ये जारी रहा और आज तक जारी है। मैं इसलिए नहीं कभी हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की उपासना की बात इसलिए नहीं करता हूं कि भारत का है या हमारा है या हमारे देश का है। वह सार्वभौम है,
मनुष्य मात्र के लिए है, तर्क के ऊपर आधारित है, वो विश्वास पर आधारित नहीं है। भारतीय दर्शन फेथ बेस्ड नहीं है, लॉजिक बेस्ड है। ब्रह्म है कि नहीं इस पर ढेरों बहस है और उसको बस बहस में कहीं खत्म नहीं होती, वो जारी रहती है। इसलिए ये वैज्ञानिकता ही भविष्य की मनुष्यता के लिए आधारभूत मूल्य बन सकती है। अगर हम विश्वास पर आधारित समाज बनाने की कोशिश करेंगे तो तरह तरह के विश्वास एक दूसरे से टकराएंगे। आज विश्वासों की टकराहट हो रही है, वैज्ञानिक सोच में कहीं कोई टकराहट दुनिया भर में नहीं है। हमारे एक साथ और भी समस्या है कि हमारे यहाँ साहित्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन का विषय तो हो गया, खासतौर से हिंदी साहित्य, लेकिन इतिहास से साहित्य का कोई खास बोध हो ही नहीं सकता। इतिहास और साहित्य और दर्शन ये तीनों एक दूसरे पर आधारित है, अन्योन्याश्रित है। तो हमारी ह्यूमैनिटीज के विषय इस तरह से खंडित कर दिए गए हैं कि हम पूरी तरह न साहित्य को समझ पाते हैं, न पूरी तरह इतिहास को समझ पाते हैं। भारतीय इतिहास को समझने के लिए काव्य शास्त्रों को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी अभिव्यक्तियां काव्यात्मक है। काव्य के नियमों को अगर हम नहीं जानते तो हम अपने भारतीय साहित्य से इतिहास की संरचना भी नहीं कर सकते। यह हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वैदिक साहित्य, उसके साथ जब आगे बढ़ते हैं आपके पाली का साहित्य आता है। पाली का साहित्य एक तरह से धर्म का साहित्य है। उसके साथ प्राकृत में लौकिक साहित्य भी है, लेकिन प्राकृत का एक बड़ा हिस्सा जैन मत के प्रचार का साहित्य है। लौकिक साहित्य में फिर आपका अपभ्रंश में आता है, जिसमें फिर जीवन का हिस्सा आता है। मध्य काल में जिसे आप भक्ति काल कह रहे हैं, ये भक्ति, ये जो निराकार भक्ति है, इस निराकार भक्ति में समाज को भौतिक दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए उससे निरपेक्ष किया। रीतिकाल की बड़ी निंदा की जाने लगी, रीतिकाल को विलासिता का काल मान लिया गया। लेकिन आपको पता है कि उस समय भारत में जो विदेशी भाषा, विदेशी साहित्य, ईरानी प्रभाव वाली चीजें आगे बढ़ रही थी, उस समय भारतीय भाषा, भारतीय अभिव्यक्ति कला, भारतीय कौशल, भारतीय विषयों को, चूंकि दरबारों में वो कवि थे, इसलिए दरबारी स्थितियां उनके ऊपर जरूर हावी थी, लेकिन उन्होंने भारतीय विचारों को, साहित्य शास्त्र को संरक्षित करने का, आगे बढ़ाने का। आपको मालूम है कि हमारे प्रेम मद छाके तो ठीक है, कह लिया, प्रेम की साधना रही है, सहजिया संप्रदाय से लेकर के और राधा कृष्ण प्रेम तक की दिशा में आ गई। लेकिन यह प्रेम समाज के लिए दिशा देने वाला नहीं हो सकता। वैयक्तिक जीवन के उत्कर्ष के लिए वहां प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए तो धर्म का आश्रय ही लेना पड़ेगा। तुलसी, सभी जानते हैं कि कृष्ण और राम दोनों को विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन तुलसीदास क्यों राम के भक्त थे? अब ये कहानी है, दंत कथा है कि वो जब गए वृंदावन तो उन्होंने कृष्ण के सामने सर झुकाने से मना कर दिया। यह जानते थे कि वही विष्णु है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। क्यों? इसलिए इस समाज के लिए उस समय की उपादेयता राम के रूप में थी। क्यों? कि भारतीय संस्कृति, न्याय, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र सन्नद्ध होने की आवश्यकता थी। आपको पता है कि तुलसी ने वास में अखाड़े बनाए जहां वो नवयुवकों को जोर करवाते थे, रामलीलाएं शुरू की, राम के चरित्र का प्रचार शुरू किया। एक और बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करके आगे थोड़ी सी बातें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। तुलसी वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे या पुनः उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दर्शन के स्तर पर एक बड़ा ही मूल्यवान कार्य किया। दर्शन को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचाया जहां कि उसके आगे शायद कोई गति नहीं है। उन्होंने ब्रह्म को, परात्पर पर ब्रह्म को रिड्यूस किया एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आचरण के रूप में, उसके एक आदर्श आचरण के रूप में। उन्होंने सीधे कहा एक राम से क्या होता, एक राम तापस तारी। उनका लक्ष्य था कि सारा मानव समाज राम के आदर्शों
से अनुप्राणित हो और स्वयं राम की तरह धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र सन्नद्ध, न्याय की स्थापना के लिए शस्त्र सन्नद्ध। कहानियों में, कथाओं में तमाम तरह की विकृतियां भी चरित्रों के साथ आ जाती है। आप जानते हैं कि जो इतिहास के महापुरुष हैं, चाहे देवी देवता हैं, वो कितने असहाय होते हैं। कवि और रचनाकार उनको जैसा चाहे वैसा ढाल दे। राम कथा के इतने रूप उपलब्ध है, लेकिन समाज के लिए, समाज के उद्देश्य से आप वाल्मीकि रामायण, उसके बाद तुलसी के रामायण, यही दो ऐसे आदर्श जिनका उद्देश्य सामाजिक विकास है, न्याय की पुनर्स्थापना है और उसकी पुनर्स्थापना है। सही कह रहे हैं प्रोफेसर राधेश्याम शुक्ल जी, आपने राम तक हमें पहुंचाया। ऐसा लग रहा था गोमुख से निकली हुई गंगा जिस प्रकार सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों से मिलकर के जाह्नवी बनते हुए कभी भागीरथी कहलाती है और फिर माँ गंगा बनते हुए गंगा सागर तक जाकर के भारतवर्ष को प्लावित करती है, ठीक उसी प्रकार वेदों से निकले हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो साहित्यिक चिंतन था, किस प्रकार उसके कगार बदलते चले गए। दर्शन के स्तर पर, लौकिक और अलौकिक अवधारणाओं के स्तर पर आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। और इधर हम दूसरी ओर लाइव देख रहे थे कि एक एक व्यक्ति आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर टिप्पणी कर रहे थे। डॉक्टर बबीता काजल ने लिखा, लोक व न्याय ही तो छूट रहा है डॉक्टर साहब। तो आपके पूरे वक्तव्य को लोगों ने घूंच पिया है। और हर व्यक्ति, मुकेश यादव ने लिखा कि सर बहुत ही सार्थक वक्तव्य है। आपकी धर्म की और सांस्कृतिक भौगोलिक भारतीयता की जो अवधारणा है, हमारे सैकड़ों यूट्यूब के साथ लाइव जुड़े हुए इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले प्रतिभागियों ने उसकी हमें यहाँ पर अपने वक्तव्य से जानकारी दी। और सबका ये कहना है कि सर आपने आज पहली बार परा और अपरा के बीच का जो द्वंद्व है, जो भारतीयता का द्वंद्व बना, उस पर बहुत सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया। और हम यही कहना चाहेंगे कि आपने अपने वक्तव्य को राम पर ला करके छोड़ा, क्योंकि राम के बिना भारत की संकल्पना ही नहीं बल्कि विश्व की भी, मानव जाति की संकल्पना नहीं की जा सकती। शायद यही कारण था कि वाल्मीकि ने जिस रामायण को रचा, उसका राम उदात्त मानवीय मूल्यों का ऐसा प्रतीक पुरुष है कि वाल्मीकि के समय से लेकर नरेंद्र कोहली के अभ्युदय तक 300 से ज्यादा प्रकार की रामायण रचनाएं हमारे सामने मौजूद है। हर युग का साहित्यकार राम को मानो अपने सामने रख करके मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। चाहे वो तुलसी ने रामचरितमानस में किया या फिर कम्बल ने अपनी रामायण के अंदर राम को जो एक सुंदर तरीके से उदात्त मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ वो रावण जैसे शत्रु का भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये सारी रचनाएं अधिकांशतः पुरुषों के द्वारा रची गई। पर क्या दुनिया की आधी आबादी साहित्य के क्षेत्र में स्थान मिल सकती थी? ऐसा तो हम नहीं कह सकते। स्वयं वेदों में इस बात का प्रमाण है। अनेक ऋषिकाओं ने मंत्रों की रचना की और शायद हिंदू धर्म विश्व का ऐसा आदर्शात्मक रहस्य जीवन का वो प्रस्तुत कर सका कि विवाह के मंत्र एक स्त्री सूर्य और सावित्री के द्वारा रचे गए, जहां स्त्री पुरुष से बराबरी का अधिकार ही नहीं वचन मांगती है और तब अर्धांगिनी बनने की संकल्पना को साकार करती है। लेकिन वही स्त्री मीरा के रूप में आकर के बदल जाती है। मेरे तो गिरधर को पाले दूसरो ना कोई। उसका अर्धनारीत्व धीरे धीरे पीछे हटा जाता है। उसका दुख, उसका दर्द हिंदी की पहली कहानी दुलारी देवी से लेकर आशापूर्णा देवी के प्रथम प्रतिश्रुति से गुजरते गुजरते हमारे दौर की तमाम महिला साहित्यकारों, चाहे शिवानी हो या कृष्णा सौगली और वर्तमान में प्रेमवदा उच्चा इत्यादि के द्वारा किन किन रूपों में स्त्री का रचना संसार बदला, हम साहित्य के इस रूप से अब रूबरू होंगे। इसे रूबरू कराने का श्रेय देने जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर कुमुद शर्मा जी। कुमुद जी के बारे में हमारे बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर व्याख्याता है। किसी भी विषय के ऊपर जब उनके मुख से शब्दों की गंगा बहती है तो सुनने वाले के अंतर्मन को भिगो ली जाती है।
और उसी का कारण है कि कुमुद जी की बहुत सारी पुस्तकें आई जो उन पुस्तकों में से जैसे समाचार बाजार की नैतिकता, विज्ञापन की दुनिया, भारतीय साहित्य के निर्माता अंबिका प्रसाद वाजपेयी, जो हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित हुई, और इसी के साथ एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक हिंदी साहित्य में मौजूद हिंदी के निर्माता, जिसके 4 संस्करण आ चुके हैं और 5वें की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात, 7 सालों का उनका ये अथक परिश्रम भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हिंदी साहित्य समाज के सामने आया। कुसुम जी शब्दों के साथ साथ कलम की भी ध्वनि है और इसीलिए साहित्य अमृत में 9 वर्ष तक वे संयुक्त संपादक के पद को सुशोभित करती रहीं। आप सब उन्हें अपने दौर के दूरदर्शन पर जरूर देखते रहे होंगे। आज हम आपसे उनकी दोबारा मुलाकात कराने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बात कला परिक्रमा, सुबह सवेरे जैसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति जब कुमुद जी करती थी तो साहित्य प्रेमी दूरदर्शन के उस बुद्धू बक्से के सामने समय से पहले ही आकर बैठ जाते थे, ठीक वैसे जैसे उनको जानने वाले और चाहने वाले आज इस वेबिनार में आकर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त और साहित्य श्री सम्मान भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कुमुद शर्मा और आपके बीच में से मैं विराम लेती हूँ और ये मंच सादर अर्पित है प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है कुमुद जी। धन्यवाद रचना। इस वेब संगोष्ठी में मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जुड़े हुए हैं। मित्र राधेश्याम जी, मंजुला जी, आशीष जी को देख रही हूँ और डॉक्टर कौशिक जी, और रचना तो है ही है। इस कोरोना संकट के समय में सत्यवती कॉलेज ने 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ, क्योंकि एक दिन का आयोजन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन का सेमिनार करना और टेक्निक के ज़रिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी दिक्कतें हैं। जहाँ है वहाँ रहा भी है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे जो विषय आपने दिया है वो दरअसल बहुत बड़ा विषय है और इतने कम समय में उसको समेटना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कोशिश करूंगी कि कुछ बात बन पाए। जब मैं महिला रचनाकारों की रचना संसार पर बात करती हूँ, क्योंकि आपकी इस 3 दिवसीय सेमिनार की जो एक मेन थीम है वो है साहित्य का बदलता हुआ परिदृश्य। तो आज जब मैं वर्तमान परिदृश्य को देखती हूँ, तो जो महिला रचनाकारों का रचना संसार है, तो पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि वर्तमान परिदृश्य में स्त्रियों की विजिबिलिटी यानी उनकी दृश्यमानता बढ़ी है जी। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और प्रकाशक और पाठक दोनों स्त्री के साथ खड़े हुए दिखाई देते। बिल्कुल में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, आलोचकों की दिलचस्पी भी है। पूरा स्त्री लेखन अगर देखें तो बड़ा उत्सव धर्मी लगता है मुझे कई बार। स्त्री रचनाकार की किसी किताब का जन्मना, फिर लोकार्पण, उस पर संवाद का सिलसिला और साइबर स्पेस में उसकी रचनाएं जिस तरह से आ रही, वहाँ जो उत्सव धर्मिता का एक नया रूप मैं देख रही हूँ, तो ये बहुत उत्साहजनक है कहा जाएगा। लेकिन जब आप पूरे व्यापक परिदृश्य में इसको देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि ये जो स्त्री लेखन का या पुरुष लेखन का भी जो लेखन का हमारा संसार है, उसमें देश के अनेक प्रांत हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक वर्ग हैं। तो उसी तरह से स्त्री लेखन में भी देश की अनेक जातियों, अनेक वर्गों और अनेक प्रांतों की महिलाएं अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करा रही है और उनकी सक्रियता ने इस स्त्री लेखन के संसार को बहुत ही संपन्न और वैविध्यपूर्ण बना दिया है। जहाँ स्त्री की भावनाओं का ज्वार भाटा है, प्रेम और घृणा के अनगिनत रंग है, अस्मिता की पुकार है, पितृसत्ता से टकराने की अनुगूंज है,
स्वीकार अस्वीकार की रसाकसी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर उनके कीवर्ड्स अगर आप देखें, जिनको हम बीज शब्द कहते हैं, उनके बीज शब्द क्या है? वो है उत्पीड़न, मुक्ति, स्वाधीनता, स्वचेतनता, पितृसत्ता, अस्मिता, स्त्री विमर्श। और ये जो अस्मिता है बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द ये, और इस अस्मिता की कई अंतर्ध्वनियां हैं जिनका प्रस्फुटन है विरोध, क्रोध, आवेश, आक्रोश। ये बीज तो है, लेकिन देखना ये भी बहुत जरूरी है कि इन बीजों से हमने कैसी फसल तैयार की है। फसल को हम तैयार करते समय इन बीजों को हमने खाद पानी कैसा दिया है। जंगल से लकड़ी तो बहुत से लोग काट कर ले आते हैं, लेकिन उस लकड़ी से अच्छी कलाकृति वही बना सकता है जिसके पास एक खास दृष्टिकोण होता है, खास विजन होता है। बिना विजन के कोई अच्छी कलाकृति नहीं बना सकता। विजन किसका? एक खास तरह की दृष्टि संपन्नता, एक खास तरह का दृष्टि बोध, ये होना चाहिए आपके पास। तो इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें स्त्री लेखन को समझने की जरूरत है, उसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि आज मैं तो इस जनाना कंपार्टमेंट की बात कर रही हूँ स्त्री लेखन में, लेकिन मैं इस तरह से लेखन को बांटने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि हम उसको स्त्री के, दलित के और तमाम सारे बटखरों में बांटें। आज हमने बांटना शुरू कर दिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जीवन जिस तरह से अखंड है, वैसे साहित्य भी अखंड होता है, तो उसको उस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या जो पुरुष लेखन है उसमें स्त्री की विडंबना नहीं दिखाई देती? श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती पहला उपन्यास है जिसमें आर्थिक स्वावलंबन का प्रश्न एक पुरुष लेखक ने उठाया है। इससे पहले अगर आप देखें, हमें आजाद भारत की बात करूं, आजादी के बाद अगर आप धर्मी भारती की गुल की बन्नो देखें, आप कमलेश्वर की जो है देवा की माँ देखें, भीष्म साहनी की चीफ की दावत देखें, अमरकांत की कहानी आप दोपहर का भोजन देखें जैसे सिद्धेश्वरी है, असमर्थ हिलता हाथ देखें, तो उसमें भी स्त्री की विडंबनाएं हैं, स्त्री की बड़ी मार्मिक तस्वीर है जी। तो देखना है कि क्या स्त्री लेखन ने जो दिया, क्या इनसे कुछ अलग दे पाए वो? उनका सफर कैसा रहा, कैसे शुरू हुआ? आपने वेदों से शुरू किया रचना और आप मीराबाई तक आए और फिर आपने आज के भी नाम लिए। मैं थोड़ा मीराबाई से आगे निकल करके आती हूँ और मीराबाई के बाद जिनका नाम आता है महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में उठाना चाहूंगी। ये दो लेखिकाएं ऐसी मजबूत लेखिकाएं हैं जिन्होंने स्त्री की अस्मिता की बहुत ही पुख्ता जमीन स्त्री लेखन को सौंपी है। हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं, श्रृंखला की कड़ियों का जिक्र हम करते हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो स्त्री लेखन को दिया है, मुझे लगता है कि आज की लेखिकाओं ने उससे ज्यादा की कोई यात्रा की नहीं है। उनके 5-6 पंक्तियां हैं, वो मैं बताना चाहूंगी कि वो कहती है कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है। जब वो कह रही कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, चाहे वो स्त्री के भीतर की हो, चाहे वो पुरुष के अंदर निवास करती हो, और कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो बंधन है वो समाज और परिवार को बांधने के लिए है, लेकिन उसको बांध करके रखते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि इन बंधनों को बराबर बदलते रहना चाहिए, समय कालादेशानुसार वो कहती है बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बदलते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व में सहायक होने के बजाय बाधा पहुंचाने लगते हैं। और वो ये भी कहती है कि बंधन चाहे आपने कितने भी अच्छे उद्देश्य से नियत किए गए हों, लेकिन आखिर है तो बंधन, और जहां बंधन है वहां असंतोष है, वहां क्रांति है। और मैं समझती हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जो अंश है वही स्त्री लेखन में स्त्री मुक्ति का प्रस्थान बिंदु है, जिसको महादेवी वर्मा ने विस्तार दिया। महादेवी वर्मा के साथ मुझे लगता है कि बहुत अन्याय हुआ। उनको छायावादी जो छायावाद के 4 स्तंभ में उनके अंतर्गत उनकी गिनती करके आलोचकों ने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली और छायावाद के रंग में ही उनको ढाल करके देखने की कोशिश की, और वही ढूंढते रहे कि ये जो नीर भरी दुख की बदरी है और मधुर मधुर मेरे दीपक जला करके किसकी प्रतिष्ठा है। तो एक अज्ञात प्रियतम को ढूंढने की कोशिश बराबर करते रहे और ये कहा गया कि ये आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है, मीरा कहने से उनकी गरिमा जरूर बढ़ी होगी, लेकिन आधुनिक युग की मीरा कहने से महादेवी के व्यक्तित्व कृतित्व का पूरा स्केच सामने नहीं आ पाता है।
और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जब बात होती है, मैं याद करना चाहूंगी अमेरिकन थिंकर हैं एलिसन एम जैगर, जो ये मानते हैं कि जो सेकंड सेक्स है जो 1949 में सिमोन द हुआ की वो छपी, वो ये कहते हैं कि इसको जो है जो वुमेन की कंटेम्पररी जो मूवमेंट है उसका जो है फर्स्ट रनर अप मानना चाहिए, पहला ऐसा जो है वो बिल्कुल इसको ऊपर रखते हैं। लेकिन ये पश्चिमी देशों के लिए सच्चाई हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, मुझे लगता है वो द सेकंड सेक्स से भी बड़ी चीज है। और अगर सिमोन द बुआ हिंदी जानती तो शायद मुझे लगता है कि श्रृंखला की कड़ियां से उन्हें बहुत मदद मिलती और शायद उनके स्त्री विचारों का शेप कुछ दूसरा हो सकता था। तो ये महादेवी वर्मा थी, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और इसी के थोड़ा पहले और आसपास जो है अगर हम देखें, हम और भी महिलाओं की बात करते हैं, बंग महिला की बात करते हैं। बंग महिला की बात इसलिए होती है कि बंग महिला हिंदी की पहली कहानी के चर्चा में आ जाती है। शिवरानी प्रेमचंद की बात होती है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा है, कंचनलता सबरवाल है, चंद्रकिरण सोनिक्सा है, तो ये स्त्रियां लिख रही थी। तो इन स्त्रियों का जो लेखन है उसमें एक पीड़ा स्त्री की दिखाई दी। उत्पीड़न से शुरू होता है, एक दर्द है स्त्री को लेकर के, उसकी समस्याओं को, लेकिन दर्द को सिर्फ महसूस करना है। एक प्लेटफॉर्म इसको मिलता है। लेकिन नई कहानी का जो दौर है, जहाँ पर हम नई कहानी की त्रयी के रूप में याद करते हैं कमलेश्वर मोहन, राकेश और राजेंद्र यादव को, लेकिन क्या वजह है कि हम इतनी सशक्त 3 महिलाएं थी, कृष्णा सोपी, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, हम इन अगर महिलाओं की हम बात करते तो हम इनकी त्रयी क्यों नहीं बना पाए, क्यों ये हाशिए पर डाल दी गई? जब भी आप उस दौर की समीक्षाएं, आलोचनाएं उठा करके देखें साहित्यिक पन्नों, पत्रिकाओं के पन्नों पर, तो बाद में इनकी त्रयी के बाद में जिक्र होता है नई कहानी की, जहां चर्चा होती कि ये 3 लेखिकाएं भी लिख रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हम इधर ध्यान देने लगे हैं कि उनके समानांतर हमने किस तरह का लेखन लिखा। तो इन स्त्रियों को और इससे आगे जो आपका सफर चलता है, फिर इसमें आपकी मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, नासरा शर्मा, बहुत सारे नाम जुड़ते चले जाते हैं। फिर और नए नाम आप इधर के ले लीजिए तो गीतांजलि श्री है, नीलाक्षी सिंह है, बहुत सारे नाम है जो लेने बहुत मुश्किल है। तो एक नई खेप जो है 1990 के बाद आपको दिखाई देती है। अब अगर आप देखें तो जो पहला दौर है, उस दौर में सन 70 से पहले का अगर आप साहित्य देखें तो उस दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मध्यवर्गीय स्त्री को मिला है जी। और मध्य वर्ग से स्त्रियां नायिकाएं निकल करके आई स्त्री लेखन में, और मुझे लगता है कि मध्य वर्ग की जो स्त्री थी वो, क्योंकि जो मूल्य है उसके दबाव ज्यादातर मध्य वर्ग पर ही होते हैं, तो मध्य वर्ग की स्त्री का जो असमंजस था, उसका द्वंद्व, उसका अंतरोध, उसका दर्द, उसकी टीस जो है कहानियों में उभर करके आई। और इसको लेकर के आलोचकों में खास तरह की कहना चाहिए मजाक का लहजा भी होता था कि भाई ये तो उनका एक बड़ा चिरपरिचित सा क्षेत्र है जिसमें ये बंद करके कभी रचनाएं लिखती हैं। और इनकी जो समस्या है मुन्ने के पापा के देर में आने की है, काली साड़ी की है, हरी बिंदी की, इसी नाम से गर्ग और ममता कालिया की कहानियों के नाम भी है। तो इस तरह से काफी हद तक जो है ये होता था कि जो आलोचक थे वो बराबर दबाव भी बना रहे थे कि महिलाएं जो हैं, जो लेखिकाएं हैं, वो एक चिरपरिचित क्षेत्र से बाहर निकले। लेकिन इतने तमाम आलोचनाओं के बावजूद, विरोधों के बावजूद, क्योंकि जिस तरह से समाज में स्त्री का जगह बना पाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, ठीक उसी तरह से स्त्री का लेखन के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इन लोगों ने जगह बनाई और इन्होंने उन सामाजिक सांस्कृतिक अभिक्रियाओं की जांच की, और इन लेखिकाओं के जो पात्र थे वो मध्यवर्गीय घरों से निकल करके आए, और उन्होंने अपने भीतर की जो स्त्री थी, जो पितृसत्तात्मक जुओं से लगातार टकरा रही थी, उसको पेंट करना शुरू किया।
जब बात होती है पुरुष लेखन और स्त्री लेखन की, तो उससे पहले जैनेंद्र भी थे। जैनेंद्र ने त्यागपत्र लिखा और तमाम सारे उपन्यासों में उन्होंने उठा के देखिए तो स्त्री की विडंबना है। तो त्यागपत्र में स्त्री की, जो मैंने 20 शब्द आप कहे पहले कि स्वचेतनता है, स्वाधीनता है, वो आपको त्यागपत्र की मृणाल में दिखाई देती है। पहले ही पृष्ठों में पंक्तियां आती हैं कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ, तो मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ, पंख खोलकर जाए चाहे जहां उड़ सकूं, कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं। तो ये उन्मुक्त आकाश में उड़ने की जो आकांक्षा है, ये स्त्री की आजादी का रंग है जो वो अपने जीवन में भरना चाहती है। तो ये आकांक्षा तो थी वहां पर, लेकिन तमाम समस्याओं से, जीवन से टकराते हुए लहलुहान होती हुई स्त्री को ज्ञानेंद्र एक लोकतांत्रिक स्पेस नहीं सौंप सके। यशपाल भी आए, उनकी स्त्री की समस्या सेक्स और रोटी की समस्या रही। और पुरुष लेखन में अगर आप देखें तो वहां भी स्त्री को भोग के उपकरण में उतारने के चित्र भी हुए, मार्मिक लेखन भी हुआ स्त्रियों को लेकर के। लेकिन महादेवी तक को ये लगा कि पुरुष जब लिखता है तो वो अनुमान से लिखता है, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद स्त्री की वो तस्वीर ना उतार पाए, क्योंकि स्त्री के लिए, उनके लिए अनुमान है, स्त्री के लिए स्त्री का जीवन अनुभव है। तो अपनी प्रामाणिक तस्वीर हम महिलाएं ही दे पाएंगी, ये बात महादेवी वर्मा कहती है। और ठीक यही बात जो है विदेशों में भी कही गई कि जब तक स्त्रियां बोलेंगी नहीं तब तक उनको जानने के सारे दावे झूठे हैं। तो ये 80 से 90 का जो दशक था, उस समय बहुत ही खूबसूरत रचनाएं आई और स्त्री विरोध के स्वर में आई, विद्रोह के स्वर में भी आई। और उनका जो विरोध था, विद्रोह था, विद्रोह उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए, विरोध और विद्रोह ये दो हथियार थे, जिसके जरिए वो अपने लिए एक बेहतर दुनिया रचने का सपना पाल रही थी। इस तरह से हथियार था उनका। तो लगातार स्त्रियों ने जो स्त्री विरोधी संरचना थी उसको समाप्त करने के लिए, कि जीवन जीने योग्य स्थितियां पैदा हो सके, इसके लिए लेखन के स्तर पर आकर के संघर्ष किया। मैं यहाँ एक उपन्यास का जिक्र करना चाहूंगी। वो उपन्यास है तत्सम, जो राजी सेठ का उपन्यास है। और ये उपन्यास एक विधवा के जीवन पर केंद्रित है। आप समझ सकते हैं कि पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, इस सब को लेकर के एक लड़ाई लड़ी गई है। और ये 70 के 80 का जो दशक था, 80 का वो दशक था, ये 80 से 90 के बीच की रचना है। वो दशक था कि जब शाबानो का केस, रुकवा सती कांड, माया त्यागी बलात्कार कांड, ये सारे कांड आकर के, इन कांडों से एक स्त्री के प्रति जो है एक चेतना जग रही थी और एक आंदोलन भी समाज में उभर रहा था। तो तत्सम जो उपन्यास, उसमें विधवा की समस्या को उठाया गया है। और समस्या ये है कि वसुधा जो इसकी नायिका है, वो 28 साल के वैवाहिक जीवन के बाद ही वो विधवा हो जाती है। और विधवा होने के बाद ससुराल उसको रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये रह गई तो प्रॉपर्टी में हिस्सा बांटना पड़ेगा। तो वो लोग उसको भेज देते हैं। भैया भाभी के पास आती तो भैया भाभी को बोझ लगती है, तो भैया भाभी ये चाहते हैं कि ये जो है वो शादी कर ले, और तो शादी, पुनर्विवाह का बराबर उस पर एक दबाव बनाते हैं। तो वो एक चीख पड़ती है और वो ये कहती है कि किस लिए जरूरी है कुत्ते की तरह गले में पड़ा स्वामित्व का पट्टा, सार्थकता पुरुष ये दोनों ही एक। ये एक सवाल थे जो यहाँ एक स्त्री उठाती है कि क्या सार्थकता एक पुरुष के होने से ही जीवन में है? विधवा होने के बाद क्या उसका जीवन उसका नहीं रहता? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो उपन्यास है, इसका ये एक आस्थावान स्त्री को खड़ा करना चाहता है जी। इसकी और जीवन के प्रति, विधवा होने के बावजूद जीवन के प्रति आस्था और विश्वास अपने बल पे पैदा करना चाहता है। पूरे जो उपन्यास की टोन है वो इस तरह से, और उपन्यास का कलेवर इस तरह से बुना गया, इतना मार्मिक है। यानी जब आप रचना में प्रवेश करें और पाठक के भीतर ये चेतना पैदा कर सके कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और पाठक उस
रचना से महीनों ना निकल पाए। शायद मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे साथ ये हुआ। और राजेश सेठ जी से बात, उन्होंने कहीं लिखा भी कि तत्सम जो भी ले जाता मैं उससे कहती कि भाई एक गोली सेरिडॉन की भी लेते जाना। मतलब इतना आप पे दबाव बनाने वाला, इतना आपको उद्वेलित करने वाला, इतना आपको झकझोर देने वाला उपन्यास था। इसी तरह से मेरे ख्याल से समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बातें बहुत कहने की, विस्तार में नहीं जाऊंगी। इसी तरह से नासरा शर्मा की ठीकरे की मंगनी आप पढ़िए, शालमली उनकी पढ़िए, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का आप पढ़िए। मंजुल भगत ने अनारो जैसी कृति दी, जो अनारो रांगे राघव की गदल और मंजुल भगत की अनारो जब लिखती हूँ तो मैं सोचती हूँ उसके समकक्ष आप उसको खड़ा कर सकते हैं, इतनी सशक्त कृति उन्होंने दी। इसके आगे आप आइए तो कृष्णा सोपती ने ए लड़की दिया, जहाँ पे मातृत्व और पत्नित्व का द्वंद्व है, और उस पर एक बहुत अच्छी डिबेट जो है वो उपस्थित करती हैं कृष्णा सोपती। प्रभा खेतान का आओ पेपे घर चले, एक जमीन अपनी जो है चित्रा मुद्गल का, तो इस तरह तमाम सारे उपन्यास लिखते हैं, आते हैं कहानियां, कथा साहित्य की बात बहुत हो गई। अब ये कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से एक पुख्ता जो प्लेटफॉर्म मिला था, उससे महिला रचनाकारों का सफर आगे बढ़ रहा था। और 70 के बाद लैंगिक स्तरीकरण जिस तरह से आया और लोकतांत्रिक मूल्यों के बावजूद स्त्री पुरुष के बीच का जो एक भेद सामने आया, उसको लेकर के कहानियां और कथा साहित्य और कविताएं तमाम लिखी जा रही थी। एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से आगे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, और स्त्री की जदोजहद ये थी कि किस तरह से वो पुरुष के साथ एक पार्टिसिपेटिव रोल में आए, एक समन्वय और सामंजस्य आगे बढ़ सके, और किस तरह से स्त्री के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्थितियां पैदा हो पाए। लेकिन अचानक हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद एक खेप ऐसी आती है, एक ऐसा ट्रेंड आता है कि वो ट्रेंड आपको थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाता है। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि आप देहवादी विमर्श में चले जाते हैं। विमर्श की जमीन भी वही देहवादी विमर्श है, और जो अस्मिता मूलक विमर्श पैदा होता है 1970 के बाद, और तमाम तरह के थ्योरीज बाहर से आ जाती हैं, तो हम उन थ्योरीज में जाके उस सैद्धांतिकी से स्त्रियां भी उस लेखन करने की कोशिश करती हैं, और मार्केट के जो मुहावरे हैं वो उनके लेखन पर भी हावी होने शुरू हो जाते हैं। जैसे देह को लेकर के, तो सेक्सुअलिटी की बात, अब उनका है कि जो स्वचेतनता है, स्वाधीनता है, आजादी है, तो आजादी आपको तब तक प्राप्त नहीं कि जब तक आप उस देह को आजाद नहीं कर लेंगे। तो ये मार्केट का मुहावरा है। अगर आप याद करें तो माई चॉइस करके दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हुआ था, और वीडियो वायरल जो हुआ विवादास्पद था, लेकिन उसने नई पीढ़ी में उसको इतना ज्यादा देखा गया, इसके पक्ष में इतना बोला गया कि दीपिका पादुकोण की ये सोच है। लेकिन वो दीपिका पादुकोण की सोच नहीं थी। वो उसको बनाने में ना तो उसकी पटकथा किसी महिला ने लिखी थी, ना ही उसका जो है उसकी शूटिंग, उसका वीडियो बनाया था महिला ने, बल्कि उसको विज्ञापन जगत की दो महत्वपूर्ण हस्तियां थी, थोड़ा डिफरेंट सा नाम है उनका, उन्होंने उसको बनाया था, उसकी पटकथा लिखी थी। और उसके पीछे का जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी थी कि आप इस तरह के मुहावरे उछाल करके बाजार में जो नए सौंदर्य प्रसाधन है उनका मार्केट आप पैदा कर पाए, नए उपभोक्ता आप पैदा कर पाए। तो इस तरह से विज्ञापन और आपके ये जो आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, इनके बीच एक तालमेल बैठा पाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो मंशा है वो आसानी से पूरी हो सकती है। तो सेक्सुअलिटी और वो यही था ना वीडियो की, मेरी मर्जी, मैं जब बच्चे पैदा करूं, जब शादी करूं, तो देह पे मेरा अपना अधिकार। तो वो सेक्सुअलिटी को, जो सेक्सुअलिटी आई देह की, नारा ये दिया गया कि देह जो है, स्त्री को सत्ता में हिस्सा चाहिए था, उसके पास केवल देह थी, देह उसकी अपनी थी और उसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थी। इसलिए फिल्मों में, उद्योग में वो अपनी मर्जी से खेल रही थी, पुरुषों के खेल में वो अपनी मर्जी से शामिल थी। तो ये जो विचार है, ये क्या हुआ कि ये स्त्री लेखन में भी धीरे धीरे करके सेक्सुअलिटी के अधिकार के नाम पर ये बढ़ने लगा। जब सेक्सुअलिटी के अधिकार के नाम पे ये बढ़ने लगा तो
जिन रचनाकारों को हमने नाम लिया, जो 50 से जो 80 के बीच की रचनाकार है, उन्होंने स्त्री के उत्पीड़न, स्त्री की मुक्ति, उसके सबलीकरण के प्रश्नों को केंद्र में रखकर स्त्री के संपूर्ण विकास के लिए, स्त्री के सशक्तिकरण के लिए, नई भूमिकाओं में इसको संस्कारित करने के लिए एक पुख्ता जमीन जो दी थी वो हिलने लगी। और जो ये लेखिकाएं देहवादी देहराग की कथा कहने के लिए जब आई, तब क्या हुआ कि निजता के खोल में वो जो आजादी की बात कर रही है, वहां पर वो उपभोग की स्वतंत्रता का नारा देने लगती है। और वो जो उनका प्रतिशोध है, यानी उनकी स्त्री जो है उसकी अस्मिता का विधान रचने वाले दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आनंद और क्रोध। क्रोध किससे है? घर के पुरुष से है। आनंद किसका है? सेक्सुअलिटी का आनंद है। देखिए, सेक्सुअलिटी जीवन में जीवन का एक बड़ा अहम पार्ट है। जैसे संवेदनशीलता है, वैसे सेक्सुअलिटी भी है, आध्यात्मिकता है, इसका त्रय है आपके जीवन में। तो ये भी एक अहम पार्ट है, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर यही आप इसको किस तरह से पेश करते हैं, अगर वो आपकी रचना की मांग बन करके आता है, तो वहां मुझे परहेज नहीं है। शील अश्लील का सवाल बहुत साहित्य में उठाया गया है, लेकिन वो रचना की मांग बन करके आना चाहिए। सेक्सुअलिटी की कहानी आप कह रहे हैं, लेकिन किस तरह कह रहे हैं? अब आप देखिए कि लव एट 40+ शरद सिंह की कहानी है, जिसमें कि एक लड़की अपनी 40 साल की माँ को ये बताती है कि 40 साल में भी सेक्स का आनंद कैसे लिया जाता है। यानी बेटी जो है माँ के लिए सेक्स की पाठशाला सजा रही है। बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें मैंने देखा कि बच्चे स्कूल चले गए, पति से असंतुष्ट है, वो अपने से 10 साल छोटे जो है एक पुरुष को खरीद लाती है अपनी यौन आकांक्षा की तृप्ति के लिए। तो ये किस तरह की कहानियां हैं? लेकिन अब इनके तर्क क्या है? इनके तर्क को भी देखा, युवा हिंदी कहानी का जो युवा परिदृश्य है जिसमें स्त्री लेखन है, उनके अपने तर्क हैं। प्रियंका वो ये कहती हैं कि शरीर की भूख पेट की भूख से ज्यादा बड़ी है। उनकी कहानियों में आइए तो उनके स्लोगन क्या है कि स्त्री की क्वालिफिकेशन उसका शरीर है। ये स्लोगन है उनके, दिमाग नहीं है, शरीर उसकी क्वालिफिकेशन। फिर वो क्या तर्क देते हैं कि वो ये कहते हैं कि स्त्री वही सब नहीं लिखती है, केवल यथार्थ ही नहीं लिखती है, यथातथ्य ही नहीं लिखती है, लिखती है जिसकी वो आकांक्षा रखती है, स्वतंत्रता से लेकर के यौन आकांक्षा तक। फिर वो आगे और उनके तर्क है। प्रत्यक्षा एक कहानीकार, वो ये कहती है कि कहानियां लिखना मेरे लिए खेल है, और ये खेल मैंने ही तलाशा है, बच्चे के निर्बाध भोलेपन के जैसा खेल, और इस खेल के नियम मेरे हैं, और मैं इसके स्टेक इतने बड़े नहीं है कि मैं कोई जोखिम ना ले सकूं। मैं चाहूं तो इसकी विधा बदल दूं, कहीं भी उठा पटक कर दूं, क्योंकि वो जैसे चाहे मेरी मर्जी के हिसाब से वो चलेंगी। कुछ कहानी का लेखिकाओं का तर्क ये है कि आप लोग सच को देखना नहीं चाहते, ये समाज में हो रहा है, जो अपवाद जरूर समाज में दिखाई दे रहा है उसको आप लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे याद आते हैं नवाकोव, जो ये कहते हैं कि अगर आप सत्य को ही कथा समझते हैं तो किसी रचना को सत्य कथा कहना उसका अपमान करना है। और वो कहते हैं कि एक कहानीकार, कोई कथाकार को शिक्षक होना चाहिए, जादूगर होना चाहिए, कि वो बहुत एक जादूगर जैसे होता है तो वो बहुत जादू की तरह से आपको कहानी की कथा के प्रवाह के ले जाए, तो ऐसा दिखता नहीं है। अब सेक्सुअलिटी की बात पे मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहूंगी, अमरकांत की कहानी मूस अगर आप पढ़ें तो मूस, मैं कहना चाहूंगी, हिंदी साहित्य में स्त्री की सेक्सुअलिटी की पहली कहानी है, और मित्रों मरजानी इसी मूस का एक्सटेंशन है। लेकिन आप पूरी कहानी को पढ़ जाइए, कहीं कोई अश्लीलता नहीं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सेक्सुअलिटी के अधिकार से लिखी गई है, लेकिन ऐसी स्वभाव के साथ स्त्री के एक स्वाभाविक उसकी जो है उसको वो मांग की तरह से नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक उसकी जिंदगी का जो अहम हिस्सा है उसको वो व्यक्त करती है। बेहद खूबसूरत। मित्रों मरजानी इसी का एक्सटेंशन। हमें लगता है कि कोई नई चीज है, ऐसा नहीं है।
तो आप सेक्सुअलिटी को कैसे लेकर के आ रहे हैं, मांग बनाकर लेके आ रहे हैं, या वो कथा की अंतधारा में से निकल, आप मार्केट के हिसाब से अगर रचना है, बाजार की मांग से आप सेक्सुअलिटी और बोल्डनेस का कैप्सूल लेकर के आते हैं, तो आप बाजार में खड़े हैं, जिसके विरुद्ध सारी लड़ाई स्त्रियों को ये थी शुरू में कि हम भोग का उपकरण नहीं है। लेकिन इस तरह का लेखन जो है फिर जाकर के क्या करता है, आपको भोग के उपकरण में तब्दील कर देता है। रचना कितना वक्त है ना मेरे पास? अब हमें समापन की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि 7 मिनट हमारे पास लगभग है, तो मैं बस बंद ही कर देती हूँ। इससे क्या हो रहा है कि स्त्रियां इधर आप देखिए कि ऑटोबायोग्राफी में चली गई हैं, ऑटोबायोग्राफी का या आत्मकथात्मक लेखन की तरफ चली गई है। क्यों चली गई है? अब हर स्त्री के पास, मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगी कि हमें इस तरह के लेखन से बचना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री के पास अपना एक अनुभव है, मेरे पास भी, रचना के पास भी और लोगों के पास भी। उस अनुभव में आप एक ठोस आइडिया नहीं देते हैं तो वो अनुभव केवल विवरण बन करके रह जाता है। साहित्य केवल विवरण नहीं होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसका एक सिद्धांत है समाजशास्त्र, समाज का दर्पण होता है, लेकिन वो निरा दर्पण नहीं होता, वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भाव दृष्टि का रूपायन भी होता है। साहित्य की जो साझेदारी है वो केवल वर्तमान की साझेदारी अपने अतीत के साथ भी होती है, वर्तमान के साथ भी होती है और आने वाले भविष्य के साथ भी होती है। तीनों सूत्रों को मिला करके कलाकार को चलना पड़ता है और कलाकार को अपनी आंतरिक अंगों में चिन्हों, रंगों, बिंबों को इस तरह से मिला करके पेश करना होता है कि वो जीवन की सजीव तस्वीर तो दें, लेकिन आने वाले के लिए एक भविष्य का संकेत भी दें। और स्त्री लेखन की अगर मैं बात करूं तो हम इस तरह का स्त्री लेखन दें कि वहाँ स्वाधीन बनाने का संकल्प जरूर हो, नएपन का संकल्प जरूर हो, लेकिन उस नएपन का, उस स्वाधीनता का स्वागत हो, संगति बैठती हो। क्योंकि जो यथार्थ आप कोई सिद्धांत की भी लेकर के आते हैं, बाहर की आयाती सिद्धांत की भी लेकर आते हैं, लेकिन अगर वो आप जीवन के यथार्थ से परे चली जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। कॉस्मो गर्ल या मुट्ठी भर इस तरह की महिलाएं पूरे हिंदुस्तान की औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और हमें ऐसा साहित्य रचना कि वो समूचे हिंदुस्तान की जो एक आम औरत है उसका प्रतिनिधित्व कर सके और उसके जीवन में जो मानवाधिकारों की रौ सके, लोकतांत्रिक मूल्य तक उसकी पहुंचा सके। आप सब ने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, हमारे साथ साथ हमारे जो भागीदारी करने होंगे। इतने सुंदर खूबसूरत कमेंट्स हमें मिले हैं प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा जी के लिए और प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी के लिए। ये समझ नहीं आ रहा कि सबके भाव कैसे। पहले सत्र के मैंने भाव प्रेषित किए, दूसरे सत्र में शुरुआत करती हूँ। श्री मंगल ने लिखा, बहुत सुंदर सारगर्भित व्याख्यान के लिए मैम हृदय से आपका कोटिशा आभार। डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने लिखा, बहुत सुंदर लेखन की व्याख्या, जीवन की तरह साहित्य भी अखंड है, वह स्त्री पुरुष में नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत साधु। कुमारी चौहान के लिए लोगों ने बहुत पसंद किया आपको। मोनिका मिश्रा लिखती है, वेबिनार सुंदर चल रहा है, सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। रवि वसंत ने लिखा, माता कुमुद जी आपने बिल्कुल सही मूल्यांकन किया। और नीलू कालरा ने कहा, महादेवी जी का नया परिचय देखने को मिला, हृदय से कोटिशा आभार। अनुपम भारती, स्त्री कई अंतर्ध्वनियों को समेटता सार गला। और कृष्णा सोक्ति इत्यादि के ऊपर जो आपने कहा लोगों को छुआ। राहुल बसोर ने कहा, साहित्य विद्यार्थी होने के नाते स्त्री मध्यम वर्गीय स्त्री के जो प्रश्न मन में उठते थे उन्हें पूछने में झिझक होती थी, लेकिन आज आपने उनके उत्तर ने यहाँ आकर के हम सबको कृतार्थ किया। आपके लिए मेरे पास धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। तस्लीमा नसरीन ने कभी कहा था, औरत का देश नहीं होता, लेकिन कुमुद जी के आज के व्याख्यान से हमें ये संदेश मिला, औरत को देश मिले ना मिले, लेकिन वही ठोस जमीन उसके पास होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जिन बिंदुओं से आज के इस प्रथम दिवसीय प्रस्थान किया था, वह यथार्थ की खुरदरी जमीन पर आकर के आज परिणति की ओर बढ़ रहा है। और
हमें है कि स्त्रियों को इस बात को समझना होगा कि उन्हें बाजारवाद की मांग पर अपने अस्तित्व की बलि नहीं चढ़ानी। मैं यहाँ कृष्णा सोपटी का ही उल्लेख करना चाहूंगी, भले ही उन्हें मित्रों मरजानी और लड़की के नाम ए लड़की के लिए जाना पहचाना जाता हो, लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो उनका डार से बिछुड़ी जरूर उपन्यास को पढ़िएगा जो पुरुष को पढ़ाती है। और अब ये वेबिनार आज अपनी अंतिम परिणति की ओर बढ़ रहा है। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अवधेश कुमार को, जो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अवधेश कुमार को, जो सत्यवती महाविद्यालय के हिंदी विभाग में ही है। सामने है अवधेश, आपको दिख रहे हैं? मुझे नहीं